आपसे दो तीन चीजें रूबरू होने के लिए मैंने तय किया था कि यहां बताऊंगा। एक चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण कल शाम खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दो चरणों के माध्यम से जो संदेश बिहार की आवाम ने दिया है प्रथम चरण में और दूसरी चरण में जो कल देगी, जिसका जन उभार हम तक पहुंच रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली परिवर्तन की ओर चल पड़ी। दिल्ली की सल्तनत पे जो लोग बैठे हुए थे वो तख्तो ताज उछाले जाएंगे। वहां संविधान के सरोकार में यकीन रखने वाले लोग बैठेंगे, वैसे लोग नहीं बैठेंगे जो संघ के विधान में सरोकार रखते हैं। मेरा तात्पर्य नागपुर के उस अनूठे संघ से है जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन संस्कृति के अलावा सब कुछ करता है। अब इस चुनाव के मेन मुद्दे क्या थे, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे? प्रधानमंत्री जी ने बहुत ट्विस्ट देने की कोशिश की। हर 2 दिन पे प्रधानमंत्री जी का ट्विस्ट बदल रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के विपक्ष में अगर कुछ खड़ा है तो 2014 का घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री जी की जुबान पर आपराधिक चुप्पी आ जाती है। मेरे प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते, खेतीहर समाज के संकट की बात नहीं करते, बेटी बचाओ की बात नहीं करते, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में किस प्रकार राज्य की महती भूमिका हो, इसके बारे में मेरे प्रधानमंत्री बात नहीं करते। वो कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति के सरोकार में पूंजी को पोसना आ गया हो, प्रधानमंत्री जी क्रोनी पूंजीवाद, अनिल अंबानी टाइप के जो पूंजीपति हैं, सब नहीं, 5 समृद्धि के टापू इस मुल्क में जो है, उस टापू में बैठ करके प्रधानमंत्री जी देश की नीति और अपनी नीयत बता रहे हैं। नतीजे में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी से लोग सवाल पूछते हैं, भुखमरी में हिंदुस्तान का स्थान इतना बढ़िया क्यों है? क्यों भुखमरी के मुल्क के रूप में हम जाने जाते हैं? क्यों बेरोजगारों के मुल्क के रूप में जाने जाते हैं? क्यों हम खेतीहर समाज के अभूतपूर्व संकट के लक्षण वाले देश के रूप में जाने जाते हैं? क्यों बलात्कार की सबसे बड़ी संख्या वाले मुल्क के रूप में जाने जाते हैं? कौन भ्रष्टाचार में लिप्त एक मुल्क की संरचना अभी हम जाने जा रहे हैं? पूरे दुनिया में जो भी आंकड़ा आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी 5 वर्ष पूर्व हम उनके विरोधी थे, लेकिन 31% वोट लेकर के एनडीए का उन्होंने सरकार बनाई। सरकार जिनके लिए बनाई, सरकार उनकी नहीं रही। सरकार अनिल अंबानी ने नहीं बनाई थी, सरकार नीरव मोदी ने नहीं बनाई थी, सरकार ललित मोदी ने नहीं बनाई थी, सरकार विजय माल्या ने नहीं बनाई थी। सरकार बनाई थी बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, आम आवाम। आपने उनके साथ धोखा किया। आप बहुरूपिया बन करके घूमते रहे और लोग जब सवाल पूछते हैं आपसे, आप उनके राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न करते हो। अगर राष्ट्रभक्ति पर सवाल होगा ना प्रधानमंत्री जी, मेरे देश में जो खेती में काम कर रहा है ना, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। जो पत्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, वो भारत माता की सेवा कर रहा है, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। जो बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत रास्तों पे नहीं जा रहा है, उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। तमाम, अरे देश का खून पसीना जिसने भी लगाया वो राष्ट्रभक्त है, आपकी तरह का चौकीदार नहीं। पहला चौकीदार देखा जिसके सामने चौकी गायब हो गई। हमारे यहां अक्सर चौकीदार लोग चौकी पे बैठते थे, हमारे यहां चौकी कहते हैं जिसको। चौकियां गायब कर दी आपने, और ठसक ये कि फिर भी आप कहते हैं। हम तो आजकल, मैं जितनी सभाओं में जा रहा हूं, खास करके आम सभाओं में, मैं पूरा कभी नहीं बोलता। मैं जैसे ही चौकीदार बोलता हूं, बाकी का पूरा वाक्य सभा के लोग पूरा कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपने ये हासिल किया। अब दूसरी तरफ आइए राष्ट्रीय जनता दल की ओर। हमारा प्रतिबद्धता पत्र देखा होगा, हमने उसको घोषणा पत्र नहीं कहा। हमने ये साफ तौर पे कहा है कि संविधान और आरक्षण को महफूज रखने के अलावा जातिगत अनुपात में हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। आंगनवाड़ी सेविका
रसोइया जिनको आज आप चंद टुकड़े दे रहे हैं, हम उनका समायोजन करेंगे। चाहे अंगीभूत कॉलेज के लोग हों या अंगीभूत विद्यालयों के लोग हों जो कार्यरत हैं, जिनको 100, 150, 200, हम उनको एक सम्मानजनक मानदेय लेकर के अपनी संरचना में रखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की यह भी प्रतिबद्धता है कि स्कॉलरशिप जो अभी मिल रही है, गरीब को मिल रही है, अनुसूचित जाति जनजाति को, अत्यंत पिछड़े वर्गों को, उस स्कॉलरशिप की राशि को हम 5 गुना करने की वकालत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इसमें से तो कुछ भी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी, पुलवामा में जवान शहीद हुए, हम सब जार जार आंसू रोए प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक शहीद की मां ने सवाल पूछ दिया, एक शहीद की पत्नी महाराष्ट्र में सवाल पूछ गई। क्यों हुआ ऐसा प्रधानमंत्री जी? हमने तो चौकी पूरी सौंपी थी आपको, आपकी चौकीदारी में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई प्रधानमंत्री जी? आपकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं है तो भगवान ना करे हो प्रधानमंत्री जी कभी, लेकिन मेरे देश के खेत में काम करने वाले किसान के बेटे का कत्ल किया पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री जी, लोगों को साड़ी और शॉल याद आ गया। प्रधानमंत्री जी, लोगों को यह भी याद आ गया कि अफगानिस्तान से उड़ा हुआ आपका हवाई जहाज आज तक नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान क्यों उतरा था। न सदन को पता। हमने सदन में भी यह सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमने सड़क पर यह सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। क्या शौर्य डोभाल, अजीत डोभाल के बेटे का बिजनेस सेट करने गए थे आप वहां? सवाल तो आवाम पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं। चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं 5 वर्षों में? हमको जुमलेबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप कुछ कहें, इस बार गनीमत है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अपने मुंह पर सेलो टेप लगा के रखा है, लेकिन आवाम तो 14 के बारे में पूछ रही है। बेरोजगारी का ये आलम कभी नहीं था, महंगाई का ये आलम कभी नहीं था। उज्ज्वला स्कीम की आप बात कर रहे हैं, जाके पूछिए क्या रिफिल कराने के पैसे हैं, क्योंकि सारे पैसे आपने उस महापुरुष को दे दिए, जिस महापुरुष का नाम है अनिल अंबानी, जिसने न कागज में न कागज का कभी जहाज बनाया था। आज वो 30,000 करोड़ लेकर के बैठा हुआ है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन दस्तावेजों को आप चोरी का बता रहे थे वो चोरी नहीं है, वैध डॉक्यूमेंट है। राफेल का भूत आपको छोड़ेगा नहीं। मैं कहना नहीं चाहता प्रधानमंत्री जी, मैं कभी भी अशालीन शब्दों का प्रयोग नहीं करता आपके लिए, लेकिन आपने क्या बना के रख दिया इस मुल्क को? बिहार में क्या कर दिया आपने? बिहार में हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन शाम के साथ बैठते थे, हमारे बीच दीवार नहीं हुआ करती थी। प्रधानमंत्री जी, आपने दीवार देने का काम किया है 5 वर्षों में। जातियों के बीच में, समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में आपने कटीली दीवार दी है। लेकिन अब यह तय हो चुका है, आप जाने वाले हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति हम कभी मुक्त भारत की बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान से शोभा देता है। हम बैक्टीरिया फ्री पानी को तो समझते हैं, लेकिन कांग्रेस फ्री इंडिया या अपोजिशन फ्री इंडिया, हम इस तरह की जुमलेबाजी नहीं करते। इस तरह की जुबान नकारा है, नेगेटिव जुबान है, हम वो जुबान नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप लगातार वो जुबान बोलते रहे। नतीजे में लोगों ने समझ लिया है कि ये चौकीदार भरोसे के लायक नहीं है, ये चौकीदार डैश 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 फलाना ढिमकाना, ये लोग कह रहे हैं। अब आइए दरभंगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, बेदाग इंसान, जिनके बारे में सभी जाति कौमों में यह बात है कि सिद्दीकी साहब लग कभियो चल के बैठ जा, सुने छथिन, मिले छथिन। ये दूसरे के बारे में नहीं कहा जा सकता। आपके सामने 2 विकल्प है। ये सिर्फ मैं अपने आप लोगों के पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहता हूं कि सांसद अगर अच्छा ना लगे तो आपके सामने विकल्प है 5 साल बाद पलट दो। आपने बदला है, हम जानते हैं, अवाम जानती है कि कैसे बदला जाता है। बड़े से बड़े 30 मार खां को जमीन पे उतार देती है अवाम। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि इस बार के बाद चुनाव नहीं होगा, तो ये डर सिर्फ मुझे नहीं होना चाहिए, ये डर सिर्फ आप पत्रकार मित्रों को नहीं होना चाहिए। ये डर खेत में काम करने वाले इंसान, किसान हमारा भाई, फैक्ट्री में काम करने वाला, ठेला लगाने वाला, घर में काम करने वाली, रोटी खिलाने वाली हमारी मां बहन, सबके लिए सवाल है। अगर आपके पास वोट की ताकत, अगर ये ताकत ही ये इंसान
या इसकी टीम के लोग लेने को सोच रहे हैं? कल ही पंकजा मुंडे कह रही थी कि हम संविधान बदल के रख देंगे, और मेरा तो मानना है जो संविधान बदलने को सोचेगा ना, हम उसका विधान बदल के रख देंगे। पूरी कायनात उसका विधान बदल के रख देगी। जो भी आंख बाबा साहब के संविधान पर गलत नजरों से उठेगी, वो आंख नोच लेंगे अवाम के लोग, पूरी की पूरी जनता। हमें अपने, मैंने जैसा कहा पहले चरण में 4 सीटें थी, 4-0 हम जीत रहे हैं। और ये मैं दावा नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे दावे में हकीकत है। और अभी वाला जो सेकेंड फेज है, इसमें तो आप आंख मूंद के सुनिए। शुरू करिए वहां से, नहीं, बांका, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बांका, भागलपुर। 5-0 9 सीट का हिसाब हो चुका है। अब लड़ेंगे 31 सीट पर। 9-0 महागठबंधन के खाते में आ चुकी। अब अगली लड़ाई होगी बाकी के 31 पर। लेकिन अभी तक के चुनाव का मैसेज साफ है। एक तरफ है संविधान, दूसरी तरफ है नागपुर वालों का संघ का विधान। एक तरफ है कि चुनाव अगली बार भी होगा, दूसरी तरफ है कि यह आखिरी चुनाव होगा। एक तरफ एक सामाजिक सरोकार के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक तरफ एक बहुरूपिया बैठा हुआ है जिसके खिलाफ उनके दल के लोग जुबान खोलने की ताकत नहीं रखते। तो बाबा साहब कह गए थे कि हीरो वर्शिप मत करो, हीरो वर्शिप करोगे ना तो तानाशाह मिलेगा। तो ये संदेश अवाम तक गया है कि जो आडवाणी जी को निपटा दे, मुरली मनोहर जोशी जी को निपटा दे, जो व्यक्ति अनिल अंबानी के चक्कर में किसानों को हाशिए पे छोड़ दे, बेरोजगारों को हाशिए पे छोड़ दे, उस व्यक्ति और उसकी राजनीति के खात्मे का वक्त है। शुक्रिया आप सबका। जाने को है, आने को कौन है ये बताइए कि आएंगे कौन आपके तरफ? प्रस्तावना की पहली पंक्ति है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों की वापसी हो रही है, क्योंकि 4.25 वर्ष में हम भारत के लोग खो गए थे। रोहित वेमुला ने खुदकुशी की, प्रधानमंत्री के कान पे जूं ना रहेंगी। सहारनपुर होना हुआ, प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे रहे। इतनी बड़ी चीज बिहार में हुई, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम। ये सवाल तो मैं कहीं भी रहूं, किसी भी दल में, मेरा मानना है कि 45 बच्चियों को, जिसका गार्जियन राज्य का मुख्यमंत्री था, उसके साथ वैसा उत्पीड़न हुआ। मेरे प्रधानमंत्री जी बात बात पे ट्वीट करते हैं। एक ट्वीट आपने पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं आने वाली है हम भारत के लोग। एक ऐसा समन्वयी राजनीति जो बहुत 56 इंच के सीने की बात नहीं करेगा, लेकिन हां उसका दिल जरूर बड़ा होगा, या उनका दिल जरूर बड़ा होगा, क्योंकि दिल वालों की राजनीति होनी चाहिए। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, शास्त्री जी हो, इंदिरा जी हो, मोरारजी भाई हो, वीपी सिंह हो, राजीव जी हो, चंद्रशेखर जी हो, चरण सिंह हो, देवेगौड़ा हो, मनमोहन सिंह हो, अटल जी हो। इन सब ने कभी सीने की लंबाई चौड़ाई पे बात नहीं की थी। दिल सीने से नहीं चलता है, देश सीने से नहीं, देश दिल से चलता है। वापस कर रहे हैं हम भारत के लोग, जो दिल वाले, दिल और जेहन से चलेंगे। कहाँ के आप किसकी बात कर रहे हैं? हम ये पूछ रहे थे कि महागठबंधन की ओर से आप बोल रहे हैं कि ठीक है हम चुनाव हाँ, जीत रहे हैं, तो चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री बहुत हर लोग जानना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2004 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं पता था। किसी को पता था डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे? किसी को नहीं पता था। एक तरफ अटल जी थे, उनसे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं हमारा, नीतियों से विरोध था। दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं था। जब टेबल पर सारे अगर आप संविधान को देखें, ये हमारे संविधान में प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था नहीं है, सांसद चुनने की व्यवस्था है। और सांसद एक तयशुदा माहौल में, एक बेहतर माहौल में बैठते हैं। आपने उससे पहले भी देखा होगा, 98 में, 2004 में ये हुआ, और वही फिर होगा, क्योंकि हम लोगों को अपनी डेमोक्रेसी को, सब लोगों को, पत्रकार हो, नेता हो, अवाम, जवान, किसान, हम लोगों को अपनी डेमोक्रेसी को साबुन टिकिया नहीं बनाना है कि बहुत दिन लक्स हो गया अब डव ले आओ ना। वो बाजार का काम है।
हम अपने लोकतंत्र को बाजारी उत्पादकता की व्यवस्था में तब्दील नहीं करना चाहते, और वही बेहतर है। इसलिए मैंने बाबा साहब को कोट किया था। पिछले 2 सालों का चुनाव का जिक्र किया मनमोहन सिंह का, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस अपना पार्टी का चेहरा लेके आती सामने चुनाव देश की, नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, देश की देखिए वो उसको हमरा सवाल पूरा नहीं मेरा तो हाँ, वो वक्त संविधान के खिलाफ आता है क्या? मैं सिर्फ कहना चाहता हूं बाबा साहब नहीं, संविधान के खिलाफ मत कहिए। संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्याख्या नहीं है कहीं भी, ठीक है। मैं ये कहा, चाहे वो आज से 40 वर्ष पहले हुआ हो, व्यक्ति के इर्द गिर्द जब राजनीति को बुनिएगा, व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है, और भगवान सवाल सुनने को तैयार नहीं होता है। हमें जीता जागता दिल वाला इंसान अपने प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। अलग अलग रंग की पगड़ी पहन के आने वाला बहुरूपिया भगवान नहीं चाहिए। ये फर्क है। 40 वर्ष पूर्व हुआ था तो वो भी गलत था। दरभंगा के हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं आगे से, मधुबनी से वो अपनी उम्मीदवारी तय मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने नामांकन नहीं किया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब फातमी साहब ने सवाल उठाया है कि हम तो अभी इंतजार में, वेट एंड वॉच में हैं, लेकिन हमसे ज्यादा कड़वा बात तो तेज प्रताप बोल रहे हैं। पार्टी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है, उससे कोई शोका नहीं पूछ रहे, उल्टे उनसे मनाया जाता है, उनके घर पर बर्थडे मनाया जाता है, और हमसे सीधा बिना शोका पूछे हमको पार्टी निष्कासित कर रही है। दोहरा मापदंड है। मैं 2 चीजें इसमें साफ तौर पे कह दूं। नहीं, कोई भी दल, चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, 40 सीटें होती हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं 40 सीट पे कम से कम हमारे पास 400 उम्मीदवार थे, राजद के सिर्फ। लेकिन आप गठबंधन बनाते हैं, फिर गठबंधन सिर्फ दलों का नहीं होता है, सामाजिक आधार का गठबंधन होता है। मुकेश जी आए तो एक व्यापक नदी के साथ जिन आधार समूहों का ताल्लुक है, नहीं आप सुन लिए, आप सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, तो वो होता है। फातमी साहब 2014 में भी एक बार पार्टी छोड़े थे, आपको शायद याद ना हो, 2014 में भी छोड़े थे। इसी पार्टी की वजह से फातमी साहब 4 बार सांसद रहे, इसी पार्टी की वजह से फातमी साहब मंत्री भी रहे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जब दल के सामने संकट हो, सीटें, हम कभी सुना था कि राजद 19 सीटों पे मात्र लड़ा हो? आखिरी बार हम लड़े थे कम से कम 27 पे, 19 पे अगर हम लड़ रहे हैं और बड़ा गठबंधन है तो कहीं ना कहीं जाना होगा। अब ये पहला जवाब। फातमी साहब ने अगर अपना रास्ता तय किया, मैंने बहुत साल उनके साथ बिताए हैं, मैं कोई कटु बात नहीं बोलूंगा, उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन यह हमेशा स्मरण रखें, अगर फातमी साहब आज यहां तक पहुंचे हैं उसमें लालू जी का बहुत बड़ा योगदान। ये पहला पक्ष जो आपके सवाल का था। दूसरा पक्ष, तेज प्रताप यादव जी कहीं नॉमिनेशन भरने जा रहे थे क्या? उन्होंने 2 सीटों के लिए कहा, यह नहीं कहा कि मैं जाके नॉमिनेशन वहां भर रहा हूं, या नॉमिनेशन भरने के लिए नाजिर रसीद नहीं कटवाई। आपने ऐसा सुना क्या? ये फर्क है। एक तरफ फातमी साहब इंटरव्यूज में लगातार कह रहे हैं इतने तारीख तक फैसला कर लो, नहीं तो मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ तेज प्रताप जी हैं, बावजूद लालू जी के संतान होने के, लगातार उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर मेरा ये है। मैं खुद बताऊं, कई सीटों पर मेरा मन था, फलाना न चिलाना। हर नेता के मन में एक आकलन अलग अलग होता है, लेकिन अंततः राय राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय के खिलाफ आप जा रहे हैं, इसका मतलब एक तो सीमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ही नहीं कह रहा हूं। अगर हर आदमी ये सोचे कि इस बार टिकट नहीं मिला मैं पार्टी छोड़ दूंगा, या तो सीट को च्युइंगम की तरह नमड़ा लीजिए, 40 के बदले 400 कर लीजिए, तो शायद 400 एडजस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम और थोड़ी कमिटमेंट। आंकड़े टेबल पे आते हैं हर बार। आप देखिए पिछली बार क्या था, हमारे पास कुछ सीटें थी, कुछ सीटें बाकी दलों के पास थी, तो पूरे देश में जो महागठबंधन का स्वरूप उभरेगा, कुछ तो अभी हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कुछ साथ में अभी नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो एक बार जब सब बैठेंगे तो फैसला हो जाएगा। सोनिया गांधी फाइनल करेंगे? नहीं, ये मैंने कहा क्या? नो, आई नेवर सेड दैट। मेरा सिर्फ ये, पिछली बार भी सोनिया जी का फैसला नहीं था, सोनिया जी के लिए लोगों का फैसला था, सोनिया जी ने डिक्लाइन कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरी ओर देखिए 1 मिनट। मेरा यह कहना था कि आंकड़े दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम से जिस प्रकार के आंकड़े आएंगे, आंकड़े तय करेंगे। अभी तो आपको यही नहीं पता, बीजेपी 73 सीट लाई थी यूपी में, यहां आफत आ रही है 9-10 पे। तो आंकड़े तय करेंगे इधर से कौन होगा, बल्कि यूं कहूं कि उधर से भी कौन होगा।
सर, सुशील मोदी जी ने एक आरोप लगाया कि लालू जी के बेल के लिए जो है प्रेम कुमार जी जो है सो मिले थे जेटली जी से। नहीं, आपको मैं बता दूं, राजनीति में हम मैं उस प्रेस को पूरी बात, हाँ, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम राजद के साथ, लालू जी का अगर बेल हो जाता है तो राजद के साथ हम सरकार, बीजेपी की सरकार बना ले और जेडीयू को छोड़। आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी छोड़ दीजिए, बकरी चराने वाले किसी बच्चे से पूछ लीजिए या केजी स्कूल में किसी बच्चे से पूछ लीजिए, है लोग कहे थे कि लालू जी संघ से समझौता के, वो कहेगा, हंस देगा। सुशील मोदी जी राजनीति में गिरावट के प्रतीक पुरुष हैं, मैं उनको नमन करता हूं। राजनीति में कोई कितना गिर सकता है। मैं दूसरी चीज, ये निराधार पाखंड का आरोप लगा करके उन्होंने अपनी पार्टी को भी एक्सपोज कर दिया है। साथी दोस्त, इसका मतलब आपकी पार्टी न्यायालयों को फिक्स करती है, इसका मतलब आपकी पार्टी और संघ के लोग, आप लोग न्यायालय और अनुसंधान की एजेंसी को फिक्स करते हैं। सुशील मोदी जी ने जाने अनजाने में आज पूरी भाजपा और संघ की रणनीति कार्यशैली की क्यों छापे पड़ते हैं, क्यों विपक्ष के लोगों को पकड़ा जाता है। आज सुशील मोदी जी ने भाजपा और संघ को नंगा करके रख दिया सबके सामने। आपने महागठबंधन की बात बहुत की, रंजीता रंजन जी के सामने आप ही लोग उम्मीदवार खड़े हो गए। मेरे उम्मीदवार नहीं है, माफी के साथ कहूं, मैं इस दल में हूं, मैं नहीं जानता हूं दिनेश जी कौन है, इनका नाम अक्सर अखबार में आ रहा है। मेरे दल में कद्दावर लोग हैं वहां। हमारा दल, देखिए यही चीज है, मीडिया के एक आप लोगों का कोई दोष नहीं है, कुछ लोग अपोजिशन के लोग न्यूज प्लांट करते हैं। हमारे दल का कोई महत्व, क्या वो हमारे ऑफिस बेरर थे? कुछ नहीं, ऐसे ही कोई डिक्लेयर कर दिया अपने को। हमारे दल ने, क्या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इंडोर्स किया है? एक पैसा नहीं, बल्कि सीधा संकेत दिया है सबों को कि जो भी पार्टी की धारणा के खिलाफ जाओगे 6 साल के लिए निष्कासित करूंगा और बीच में कुछ भी हो वापसी नहीं करने दूंगा। देखिए एक बात स्पष्ट मान लीजिए, फाइट में फ्रेंडली का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर शकील साहब कांग्रेस के डिसीजन, चूंकि हमारे साथ गठबंधन में है, 9 सीट पर बात हुई, एक राज्यसभा की सीट थी, अगर शकील साहब उस फैसले को दरकिनार करके वहां तथाकथित फ्रेंडली फाइट में जा रहे हैं, यह फैसला कांग्रेस को करना है। मैं शकील साहब और कांग्रेस के बारे में टिप्पणी ना करूं, लेकिन गठबंधन की मर्यादा है और उस गठबंधन की मर्यादा को कोई भी तार तार करेगा, यह उचित नहीं है। उदाहरण उन्होंने चतरा का दिया है झारखंड का। झारखंड और चतरा की कहानी शायद शकील साहब को नहीं पता, या उनको झारखंड के यूनिट ने अंधेरे में रखा। एक बार चतरा और पलामू को लेकर के अपने आलाकमान से वो पूछ लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो सर, ये कैसा महागठबंधन हुआ? सवाल तो फिर पूछेगा ना, जनता भी जानेगी कि ये आखिर कैसा महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, एक ही जीत पर आमने सामने, वही बात आप काफी साहब बोले। नहीं देखिए, ये नहीं, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये समस्या सिर्फ मेरे दल तक नहीं है। सचिदानंद राय MLC बीजेपी से हट करके महाराजगंज में जाकर के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। पुतुल देवी वहां बांका में लड़ रही है। तो मैं अक्सर कह रहा हूं, राजनीति का एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दलीय महत्वाकांक्षा पे हावी हो जाती है। लेकिन ये सीधी लकीर का चुनाव है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भूतपूर्व मंत्री रहे या कुछ भी रहे हो, सीधी लकीर के चुनाव में लोगों को यह पता है किधर जाना। इसे आप अच्छी बात मान रहे लोकतंत्र की, या बुरी बात कि लोग पार्टी लेवल पर चुनाव लड़े या व्यक्तिगत लेवल? नहीं, व्यक्तिगत लेवल, देखिए आपकी तो पूरी डेमोक्रेसी पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की वकालत करते करते जेपी साहब चले गए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी में अगर आपकी महत्वाकांक्षा इतनी हो कि आपके बदले कोई दूसरा कभी आ ही ना पाए। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये कि फायदेमंद कौन है देश के लिए, पार्टी वाइज या फिर व्यक्तिगत? मेरा मानना है पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी, पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी। गुजरात में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के लिए कॉम्पनसेशन दिया है, मुआवजा दिया है, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं दिया। दरभंगा ही नहीं, पूरा हमारा जो उत्तर का बेल्ट है उस पूरे में भारी नुकसान हुआ है। आप अगर साथी इस मामले को उठाएं ताकि इनको फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।